think. Good evening once again. We are going to discuss today Amazon #1 bestseller book, Decoding the Business Minds, Unleashing the Power of Wealth Creation, which will definitely encourage a lot of people to look at business not as an option, but as a career. And it really comes packed with real life examples for budding entrepreneurs to remind Indians, I would say, that business is in their blood. We have today one of the most inspirational persons that I personally have come across, and I have read about him to a large extent. He is Mr. Ajay Gupta. He's an author, he's a prolific writer, and he's a serial entrepreneur. He has a number of businesses which he's running quite successfully. And he's in fact spent 3 decades growing businesses in education, healthcare, multimedia, among others. He's, as I just mentioned, very, very inspirational human being. He's the founder, CEO of Bachpan Play Schools and Academic Heights School and co-founder of Rishi Hood University. In fact, he started Hum Honge Kamyab Foundation for Inclusivity and Accessibility, and he's been awarded Kailash Path Singhania Award 2019 and Global Choice Award 2021. Welcome, Ajay ji. आपका बहुत बहुत स्वागत. Good evening, ma'am. Thank you for introducing me with such a manner. Thank you. Thank you. It's my privilege, totally. Thank you. I'll delve into my conversation straight away, and I would like to mention कि इस book जो ये book आज हम discuss कर रहे हैं, decoding business minds. I think Mr. Ajay has really tried that spirit of entrepreneurship should really awaken in all of us. And it's an amazing offering anyone who's venturing into entrepreneurship. So Ajay ji, आप please हमें बताएं कि why do you think India really needs so many businesses and so many businessmen? मैम, हम भारतीय सोने की चिड़िया होते थे और भारतीय शायद हम सबसे ज्यादा बिजनेसेस जानते थे, लेकिन फिर कुछ अंग्रेजों ने हम पे राज किया और चूंकि उन्हें क्लर्क्स की, मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो उस समय में हमारा कुछ ध्यान और मन भटक गया और हम लोगों ने जॉब की तरफ इंक्लिनेशन कर लिया. बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखेंगे तो हम बिजनेसेस को बहुत अच्छे से करना जानते हैं और शायद हमारे अंदर, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि इट्स इन आवर ब्लड हाउ टू डू बिजनेस. शायद मेरी वाइफ भी बोलती है जब मैं देर से आता हूँ तो आप आज देर से आए हो तो मुझे कुछ बिजनेस करना पड़ता है कि सुबह अपन लोग घूमने साथ चलेंगे या कल ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा. तो इट इज ए काइंड ऑफ ए बिजनेस वेयर यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग. मुझे बार बार ऐसा लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें एक बिजनेस वाला देश देखना चाहिए, एक जॉब वाला देश नहीं देखना चाहिए. इसके अलावा मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो मैं चूंकि पिछले 36 सालों से बिजनेसेस ही कर रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत मजा आता है, तो मुझे लगा कि एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो छोटे एंटरप्रेन्योर को, मिड साइज एंटरप्रेन्योर को शायद मदद करे और उन्हें इंस्पायर करे अपना बिजनेसेस करने के लिए. मैं तो ये कहना चाहूंगी ये बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है. मैंने कई बार नोटिस किया कि आप ये भी कहते हैं कि इंडिया को बिजनेसमैन तो चाहिए ही, पर बहुत अग्रेसिव बिजनेसमैन भी चाहिए जो आगे बढ़ सकें और इंडिया के लिए इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके. तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आप ये वर्ड यूज करते हैं, वी नीड एग्रेसिव बिजनेसमैन इन इंडिया? मैम, इसको मैं 2 तरीके से बोलता हूँ. पहले तो मैं एग्रेसिव का थोड़ा सा मतलब बदलना चाहूंगा. जब भी हम बिजनेसेस की बात करते हैं ना मैम, तो अगर उसमें हम थोड़ा सा समाज को ले लें और थोड़ा सा देश को ले लें तो फिर उस बिजनेस का जो रंग रूप होगा ना मैम, वो बहुत सुंदर हो जाएगा. बिजनेसेस का मतलब ना आमतौर पे कुछ खराब भी निकाला जाता है कि हम बिजनेसमैन हैं, हम कुछ डिवेट करते होंगे, कुछ पॉलिसीज के साथ प्ले करते होंगे, कुछ टैक्सेशन सिस्टम के साथ प्ले करते होंगे.
लेकिन हम इकोनॉमी में क्या पूल करते हैं, हम समाज के किन किन वर्गों तक पहुंचते हैं, हम अगर थोड़ा सा उसमें देश को शामिल कर लें तो फिर जो हम अपने बिजनेसेस करेंगे ना वो वाव हो जाएंगे। तो यहाँ एग्रेसिव से थोड़ा सा मेरा मतलब ये है। दूसरा जो एग्रेसिव से मेरा वर्ड को पकड़कर राइट मतलब है वो ये है मैम कि आप, मैं अपने लिए एक पर्टिकुलर बताता हूँ कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ और मुझे उस फिल्म में लगता है, तो मुझे लगता है यार ये तो दिस कैन बी टेकन इनटू माय बिजनेस, इट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम सुबह उठे ना तो ये मन में होना चाहिए कि आज ये नया करेंगे, आज अपने बिजनेस में ये वाला ट्रायल करेंगे। तो बहुत बड़ा देश है भारत, यहाँ अपने बिजनेसेस को बड़ा करना, उसे आगे लेकर जाना बहुत आसान है। हमें थोड़ी सी एग्रेशन अपने मन में रखनी पड़ेगी। हमारे संडेज हमारे बिजनेस से ड्रिवन होने चाहिए, हमारी छुट्टियां हमारे बिजनेस से ड्रिवन होनी चाहिए, हमारे बर्थडेज, हमारी एनिवर्सरीज। तो अगर थोड़ा सा हम ये एग्रेशन ले लेंगे अपने बिजनेस को, तो मुझे लगता है कि इनको स्केल करना और इन्हें सक्सेसफुल करना जरूरी हो जाएगा। मैंने सिर्फ उन्हीं शायद 2-3-4% बिजनेसमैन को सक्सेसफुल नहीं देखा होगा मैम, जो शाम 6 बजे घर पे आने के बाद सोचते हैं कि अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, आई कैन बी ए फैमिली मैन। ये बिजनेस की एक मजबूरी माने, कला माने, जरूरत माने कि we cannot be a family man at 6 o'clock. We have to be family men all the time, but at a parallel time we have to be a businessman all the time. तो यही एग्रेसिव को लेकर मेरा मतलब है कि हमें थोड़ी सी एग्रेशन अपने बिजनेसेस में अगर डाल देंगे तो फिर सक्सेस जल्दी हमारे साथ आ जाएगी। I truly agree to what you're saying. In fact, Decoding Business Mind जो book है जो आपने लिखी है, काफी लोगों को already inspire कर रही है to start, sustain and grow their businesses. पर आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? I know आप 36 साल से बिजनेसेस कर रहे हैं और एक से बढ़कर दूसरा बिजनेस, I mean, you're only, sky is the limit for you. But what was your inspiration to start one business after another and taking them all to high scale? मतलब आपने ये किस तरह से सोचा, एक सोच जो आपके इस सब बिजनेसेस के पीछे थी और जो एक ड्राइविंग फोर्स इस बुक को लिखने का भी है, वो आप दोनों अगर चीजें आप हमारे साथ शेयर करें, इट बी वेरी नाइस। मैम ये ढूंढना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या था जो मुझे बिजनेस में ले आया। लेकिन जब मैं 11th क्लास में पहुंचा और कॉमर्स की पहली क्लास हो रही थी, तो मुझे अभी भी याद है, हमारे टीचर थे श्री साधु राम गुप्ता। उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन को बिजनेसेस करने के लिए कुछ ये 5 चीजों की जरूरत होती है जो किताबों में लिखी हुई है, और 2 चीजें मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें बताई कि आप में थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, थोड़ी सी तो पता नहीं क्यों मुझे उस क्षण लगा कि मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। और मैंने उस दिन के बाद से बहुत सारे सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट खो दिया और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैंने शायद उनके उस चैप्टर को पढ़ाते-पढ़ाते ये समझना शुरू कर दिया था कि मुझे बिज़नेसेस करने हैं। जो मेरे बाकी दोस्त मुझे बोल रहे थे कि हमें कॉलेज जाना है, मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिज़नेस शुरू करना है। तो मैं 3rd ईयर ड्रॉप आउट हूँ और मैंने अपने बिज़नेसेस में ध्यान देने के लिए वो सब कुछ किया जो ज़रूरी था। ये शायद कुछ वजह रही होगी कि मेरे बिज़नेसेस काम किए। ये भी बिल्कुल सच नहीं है मैम कि उन्हें स्केल पर ले जाना आसान था। मैंने अपने दादाजी का एक बिज़नेस, अपने पिताजी के 2 बिज़नेसेस, अपना एक बिज़नेसेस, 3, 4, 5 बिज़नेसेस शुरू में बंद किए। रादर एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि कोई बिज़नेस अगर बंद करना है, फेल करना है तो अजय को दे दो, ये बंद तो कर ही देगा। पर देन मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी देर में कि एजुकेशन इज सच ए थिंग वेयर आई एम फाइंडिंग गैप एट माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड विद कंप्यूटर एजुकेशन, देन मेड franchisees all over India, then expanded them in quite a good number, then started बचपन प्ले स्कूल। जब बचपन प्ले स्कूल शुरू किया तो बाजार में गैप था मैम, द क्वालिटी विच पेरेंट्स आर लुकिंग एट एंड द कंपनीज और द स्कूल्स विच दे आर प्रोवाइडिंग, उस गैप ने मुझे इंस्पायर किया कि इसको बड़ा किया जा सकता है और फिर इसे पूरे भारतवर्ष में लेकर जाया जा सकता है। हाँ, मुझे पहले बिजनेसेस के पहले 8-10 सालों में ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि बिजनेसेस को स्केल किया जा सकता है और बिजनेसेस को साइजेबल करने के अकॉर्डिंग ही शुरू किया जाना चाहिए। तो कुछ शायद भारत ने मेरी मदद की, भारत के लोगों ने मेरी मदद की, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हमारी पॉपुलेशन और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक बड़ा फैक्टर रही इस सब कामयाबी के पीछे, एंड वी डिड इट इन लास्ट फ्यू इयर्स।
सो वेरी राइट। इनफैक्ट आपकी बुक में चैप्टर 31 है जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज उसमें आपने कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बात की है, और जी उसमें जो आपने अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग की है, जिसके अंदर आपने आपकी जो जितनी पूरी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, जब आप लोग बुक पढ़ेंगे और चैप्टर 31 पढ़ेंगे तो आपने अपना पूरा का पूरा जितना भी आपका प्रोसेस रहा है, रादर यू टॉक्ड अबाउट 7 कनेक्शंस, कैसे आपने जी आगे प्रोग्रेस किया। तो थोड़ा बहुत उन कनेक्शंस के बारे में मैं चाहूंगी। आपने ऑलरेडी बचपन स्कूल के बारे में बात की है, फिर जी आपने यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल्स और भी बनाए, 1200 बचपन स्कूल्स हैं इंडिया में, जी 110 स्कूल्स हैं, प्लस आपकी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा उस बारे में भी प्लीज बताइए, बिकॉज जी आप, आई वुड लाइक पीपल टू गेट know your journey. That's very थैंक यू मैम, important. Yes. थैंक यू। नीता मैम, कनेक्टिंग दी डॉट्स के चैप्टर तो वहां पर अवेलेबल है ही, लेकिन मैं इसको अगर अपने तरीके से बताने की कोशिश करूं तो हाँ जी। बहुत सारे बिजनेसेस के कुछ डॉट्स होते हैं मैम जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अपने डॉट की बात करता हूँ। मैं प्ले स्कूल, सबसे पहले मैं कंप्यूटर एजुकेशन में था और हमने फ्रेंचाइज नेटवर्क खड़ा किया। तो हमारे लिए एक डॉट तैयार था, एक लर्निंग तैयार थी कि देयर इज ए स्कोप टू एक्सपैंड थ्रू फ्रेंचाइज नेटवर्क वेदर यू हैव योर स्कूल और नॉट। एंड वी नो कि इसको फ्रेंचाइज नेटवर्क के जरिए बड़ा किया जा सकता है। तो देयर वाज अ डॉट मेकिंग फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया। फिर हमारे पास में नेक्स्ट डॉट था, हमने प्ले स्कूल शुरू किया एंड स्टार्टेड फ्रेंचाइजिंग। यू वोंट बिलीव कि हमने अपना प्ले स्कूल कभी भी नहीं बनाया। नेवर स्टार्टेड माय ओन प्ले स्कूल, कभी भी नहीं, आज भी नहीं है हमारे पास कोई फॉर्मल स्कूल या प्ले स्कूल नहीं है। एंड वी हैव 1200 एंड राइटली यू सेड 110 फॉर्मल स्कूल्स। तो हमारे पास नेक्स्ट डॉट था मैम कि हमने प्ले स्कूल तो बना लिया है, व्हाट नेक्स्ट? तो वी स्टार्टेड फॉर्मल स्कूल्स, क्योंकि हमारे पास प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स थे लेकिन हमारे पास फॉर्मल स्कूल्स के स्टूडेंट आ सकते थे। तो वी स्टार्टेड द चेन ऑफ द फॉर्मल स्कूल्स। अब जब मैं प्ले स्कूल कर रहा था और फॉर्मल स्कूल्स कर रहा था तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें अपनी कुछ ड्रेसेस, 1 लाख ड्रेसेस साल की चाहिए होती थी। तो वी स्टार्टेड ए ड्रेस फैक्ट्री कि उसके लिए बाहर क्यों जाना है, हम अपनी ड्रेसेस खुद ही बनाएंगे। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल हो गया, हमारे को टाइमली सप्लाई आसान हो गई और हमें वो ड्रेस कंपैरेटिवली बाजार से प्रोक्योरमेंट करने में क्वालिटी और प्राइस के फायदे हुए। देन वी स्टार्टेड आवर फर्नीचर फैक्ट्री, क्योंकि हमें अपने स्कूलों के लिए इतना सारा फर्नीचर चाहिए होता था। तो वी स्टार्टेड विद ए फर्नीचर फैक्ट्री। यहाँ तक आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे पास हायर एंड का सॉल्यूशन अभी नहीं है और हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। तो आई एक्सप्रेस्ड माय फीलिंग, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, एक्सप्रेस्ड माय फीलिंग टू माय डियर फ्रेंड एंड देन वी स्टार्टेड ए यूनिवर्सिटी। आई एम co-founder in a university. Then we started Rishihood University. And in last 5 years we started, 1 जनवरी 2017 को we started thinking of making a university, और last year 2021 was our first session. So I think it's the fastest university in the country to start within span of 4.5 years and fully constructed with the permission of the government. अभी मुझे फिर से कुछ डॉट्स लगते हैं मैम, हमारे जो क्रिएटिविटी के और एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, दे वुड लाइक टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप। तो अब हम उनके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर देना चाहते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी को पार्टनर करना चाहते हैं, बाहर की कंपनीज को उनमें जोड़ना चाहते हैं। तो उनको पार्टनर्स मिलेंगे और उनको स्टार्टअप आइडिया मिलेंगे। तो हम सब के, किसी भी एक बिजनेसमैन के चारों तरफ कुछ ऐसे डॉट्स हैं मैम, अगर वो उनको ध्यान से देखें तो उन डॉट्स से चीजें खड़ी की जा सकती हैं। हमें अपने बच्चों के लिए कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, किताबों की रिक्वायरमेंट थी। वी मेड आवर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। प्ले ग्रुप और प्राइमरी तक की सभी किताबें हमारी अपनी है मैम। देन हमने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया मैम। तो वो जो प्रोडक्शन हाउस है मैम, वो 2D 3D एनिमेशन इन सब में कंटेंट क्रिएट करता है। तो हमने बाहर के कंटेंट क्रिएटर को हायर करने के बजाय अपना कंटेंट बनाया और उसे अपने स्कूलों तक लेकर गए। मेरा क्वालिटी पे कंट्रोल रहा, मेरा प्राइस पे कंट्रोल रहा, और बचे हुए समय में मेरा वो प्रोडक्शन हाउस बाहर से प्रोडक्शन करता रहा। तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स का राइट एग्जांपल है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसे डॉट्स हैं, लेकिन शायद वो बिजी होने के नाते या वो ध्यान ना देने की वजह से या शायद किसी डर की वजह से उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो एज ए बिजनेसमैन अगर हम अपने उन डॉट्स को कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे काम करेंगे, तो उन सब को भी जोड़कर कुछ बिजनेसेस खड़े किए जा सकते हैं। As I said कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 31, in fact there are 36 chapters in the book and it has, जैसे कहते हैं ना, golden nuggets, मतलब all are very inspirational real life experiences
of different people, Ajay ji's experience, other people also, other entrepreneurs, businessmen, उनकी लाइफ स्टोरीज और किस तरह से कनेक्ट हुए डॉट्स और कैसे कैसे बड़ी बड़ी स्टोरीज हुई, ये सब कुछ इस बुक के अंदर है. एंड इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग डिफरेंट 36 रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एज आई जस्ट मेंशन्ड. तो आपने ये भी बात की और आप काफी बार इस बारे में बात करते हैं और बुक में भी कहा है आपने दैट पिक अप बिजनेस पैशन एंड गेट गोइंग. इनफैक्ट आपकी हिस्ट्री भी इट्स ऑल अबाउट पिकिंग अप योर पैशंस एंड गोइंग अहेड. तो प्लीज आप इस बारे में भी जरूर बताइए, बिकॉज आपने बुक में तो बताया है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बट स्पेशली टू डू विद पैशन आपने बहुत अच्छी तरह इस बुक में लिखा है. I would like to. बुक में मैंने एक स्टोरी कवर की है मैम. आई हैड बीन टू ISB हैदराबाद एंड मेट विद फ्यू स्टूडेंट्स. तो उन्होंने बताया कि सर हम वो लुकिंग मिरर लेकर आ रहे हैं. इट हैज एन AI एंड ब्यूटीफुली प्रोडक्ट दे हैव डिजाइन्ड एंड इन्वेंटेड, दोस बॉयज एंड गर्ल्स. 7 बच्चों से मैं मिला, स्टार्टअप थे. मेरा एक स्टार्टअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था, मैं उसमें उनका पार्टनर भी हूँ. उनसे मैंने पूछा कि क्या है जो आपको ड्राइव करता है, क्या लगता है आपको कि किस वजह से आपका बिजनेस कामयाब होगा. तो पैशन एक वर्ड था मैम विच वाज मिसिंग. तो मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस में पैशन जो है ना वो बहुत जरूरी है. आपको रात के 2 बजे, मेरे साथ तो ये होता है, मुझे पता नहीं किसी और के साथ होता नहीं होता, आपको 2 बजे रात को आइडिया आता है और आप अंधेरे में कुछ नोट कर रहे होते हैं, या अभी आसान हो गया आप स्क्रीन पे वो सेव करते हैं अपने फोन पे. अगर आपको आपके बिजनेस को लेकर पैशन नहीं है ना मैम, देन सक्सेस विल नॉट कम इन दैट सेंस. हो सकता है पैसा आ जाए, लेकिन जो सक्सेस है ना मैम वो पैसे से कहीं ज्यादा है. हम पूरे भारतवर्ष में अपने फ्रेंचाइजीज सेंटर बनाते हैं और हमारा एग्जीक्यूटिव जाकर बोलता है कि मैं बचपन से आया हूँ. वो उसको पानी पिलाता है उस शहर के प्रथा के हिसाब से. मैं पंजाब पहुंचता हूँ तो कहते हैं हम लस्सी पिलाएंगे, पहले आपको दूध पिलाएंगे, फिर बात शुरू करेंगे. तो वो वहां उस शहर में उसको एंटरटेन करता है और फिर हमारे बारे में जानना चाहता है. ये सक्सेस है. पैसा तो वो मुझे दे ही देगा, लेकिन वो ब्रांड की ये सफलता की बात करे, वो ब्रांड में ये विश्वास करे, ये तभी हो सकता है मैम जब मैं पैशनेट हूँ, मेरी टीम पैशनेट हो और हमें ट्रस्ट हो कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करने जा रहे हैं. कन्विक्शन हो, पूरा कन्विक्शन हो. जब हम कंप्यूटर एजुकेशन करते थे मैम, तो कंप्यूटर एजुकेशन वाज रनिंग वेरी फाइन, बट मुझे लगने लगा कि नहीं, ये पैशन के साथ नहीं जा रहा है. इसमें मेरे फ्रेंचाइजीज को शायद उतना बड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, इसको मैं मल्टीपल नहीं कर पाऊंगा. यूनिवर्सिटीज ने जिस तरह से डिग्री कोर्सेज देने शुरू कर दिए हैं, तो मेरे सामने तब भी चॉइस थी कि मैं कोचिंग में जा सकता था, IIT PMT कर सकता था, पर मुझे लगा नहीं, जो मेरे अंदर से आ रहा है ना मुझे वो करने की रिक्वायरमेंट है. तो अंदर से क्या आ रहा है, एक तो मुझे फ्रेंचाइजिंग में रहना है और दूसरा मुझे एजुकेशन में कुछ करना है. तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है. हमारा बिजनेसमैन जो है वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसको थोड़ा सा अगर पैशन में कन्वर्ट करे. सच में मैं नहीं जानता हूँ कि पैशन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बट अगर थोड़ा सा पैशन हो जाएगा, थोड़ा सा प्यार हो जाएगा ना अपने बिजनेस से, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा. This is very, in fact, we should all be passion driven. तभी हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं और we can make a difference to whatever we are doing. आपके इस प्रोग्राम में ठीक से मैं अपनी बात बता पाऊं, इसके लिए मैंने आपके कुछ सीरीज देखी. तो जिस पैशन के साथ आप काम करते हैं, जितना आपने बुक के बारे में नॉलेज गेन की होती है, वो आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, आपकी खुशी में नजर आ रहा होता है. तो ये कहीं भी किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उस काम को उस कन्विक्शन के साथ करें, उस प्यार के साथ करें. Thank you so much. You made my day. Thank you. आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट एक चैप्टर में लिखा था कि इनफैक्ट इट इज मैगी इंस्पायर्ड. दिस चैप्टर वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. जी मैम. यू मेंशन्ड कि एनी मैगी इंस्पायर्ड बिजनेस इज बेस्ट फॉर इंडिया. जी मैम. इस बारे में प्लीज आप कुछ कहिए, बिकॉज आपने पूरा चैप्टर इस बारे में लिखा है एंड बहुत कुछ पढ़ने को है. थोड़ा बहुत अगर आप मैं इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है मैम, मैं जो लोग ने नहीं पढ़ा है उसकी स्टोरी भी थोड़ी सी बताता हूँ. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट इज ए वेरी ट्रू स्टोरी, फैमिली स्टोरी. मेरी चाची जी अपने बेटे के लिए, मेरे कजन ब्रदर के लिए एक बिटिया देखने गई. तो उन्हें बच्ची अच्छी लगी. उन्होंने पूछा कि राहुल को खाना खाने का, घर का खाने का बड़ा शौक है, तो आप क्या बना लेते हो. तो उसने कहा मम्मी मैं बहुत थोड़ा बनाती हूँ पर मैं बना लेती हूँ. तो उसने कहा बेटा क्या बना लेते हो. उसने कहा मैं मैगी बना लेती हूँ.
तो हमें लगा कि मैगी बनाना क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, बट ठीक है, अभी चेंजेस हो रहे हैं और बच्चे कुकिंग की तरफ कम इंक्लाइंड हो रहे हैं और ये सब। तो मुझे वो एक इंसिडेंट ना कहीं मन में था कि मैगी जो है ना, फिर आप मैगी के अगर डाटा देखें ना मैम, तो मैगी नेस्ले का जो ये प्रोडक्ट है, इफ होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग कि किस किस फैमिली से है, बट इट्स ए वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। हम शायद 3,200 करोड़ रुपए की मैगी खा जाते हैं, और शायद 200 तरह से मैगी को बनाया जाता है, वेज नॉन वेज। मुझे पता नहीं मैम आपको या हमारे कुछ लोगों को जानकारी है कि नहीं है, कोटा में मैगी को बड़े बड़े मतलब कढ़ाइयों में बनाया जाता है और 32 किलो की पैकेजिंग वहां पर आती है, क्योंकि जो हॉस्टलर स्टूडेंट हैं उनके लिए उनका फेवरेट फूड मैगी है। तो मैगी किसी के साथ भी, आलू के साथ, मटर के साथ, नॉन वेज, अंडे के साथ, मैगी इज ए ब्यूटीफुल फूड टू जेल विद। ऐसा ही मैम हमारे बिजनेसेस के साथ भी है कि अगर हमारे मैगी इंस्पायर्ड बिजनेसेस हो तो उनकी सक्सेस को इजीली डिजाइन किया जा सकता है, इजीली सोचा जा सकता है। अब मैं मैगी के इंस्पायर्ड बिजनेसेस के अगर बारे में बात करूं तो हमारे बिजनेसेस हो जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो। यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि उस बिजनेस में एक्सेप्टेबिलिटी हो। मेरा फ्रेंचाइजी मुझे हैदराबाद से बोलता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और हम ये 10 दिन की छुट्टी करना चाहते हैं, तो मेरे टीम के पास ये एक्सेप्टेबिलिटी हो कि ये उनके कोर्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो अपनी 10 दिन की छुट्टियां भी मना लेंगे और बच्चे पीछे भी नहीं रह जाएंगे। वहां पर लोकल इवेंट हो रहे हैं या वहां पर नेशनल में मेरे बच्चे जा रहे हैं और मेरे टेस्ट पेपर पीछे रह जाते हैं, तो हमें एक्सेप्टेबिलिटी लानी चाहिए अपने बिजनेसेस में। वो मतलब इट इज बेसिकली अराउंड दैट। तो मैंने उस चैप्टर को फिर मैगी इंस्पायर्ड बिजनेस के नाम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो चैप्टर मुझे भी बहुत पसंद है मेरे। उसमें आपने ये भी लिखा है कि बी अ मैगी इंस्पायर्ड पर्सनालिटी एंड ट्राई टू बी पॉपुलर एनफ टू कॉल मासेस योर फ्रेंड्स। ये भी एक एंगल है उस चैप्टर में, and I think that is very important for any kind of business. If you can reach the masses, you've made it actually. Yes ma'am. And that has been the success of Maggie. मतलब मेरी डॉटर लंदन में पढ़ती है, मैंने उसके लिए भी मैगी भेजी है, तो मतलब मैगी इज अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट। बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कई लोगों को थोड़ी सी कॉन्ट्रोडिक्टरी लगेगी, बट वो आप समझाएंगे। बुक में आपने बहुत ही एक एप्टली टाइटल्ड एक लिखा है वो, एंड द चैप्टर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिसमें आप लिखते हैं कि 8 out of 10 जी, और आप कहते हैं कि परफेक्शनिज्म गेट्स यू नोवेयर। जी, अदरवाइज लोग कहते हैं नहीं नहीं आपको परफेक्ट होना चाहिए तभी आपको सक्सेस मिलेगी, पर आप कहते हैं कि बिजनेस में 8 out of 10 होने से भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो is this statement true for new businesses या आपने ये sustained businesses किस बारे में ये लिखा और शेयर मैं आप जो मैं लिख रहा हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इसमें ये जरूर है कि वो मैंने अपने अनुभव के आधार पे लिखी है, तो कहीं हो सकता है मेरा अनुभव उतना अच्छा ना रहा हो या कहीं मेरा अनुभव ज्यादा अच्छा रहा हो, तो मैंने उन्हीं के आधार पे लिखा हो। हम कभी कभी ना मैम 10 out of 10 की कोशिश करते हैं और उसको हम अपने बार खुद ही बढ़ा लेते हैं। जब हम अपने बार बढ़ा लेते हैं तो कई बार हम उनको अचीव नहीं कर पाते, और जब हम उनको अचीव नहीं कर पाते तो फिर हम अगली तैयारियों के लिए रुक जाते हैं या अगले प्लान नहीं करते। तो मुझे लगता है कि 10 में से 8 नंबर मतलब डिस्टिंक्शन है, ये इज ए बेस्ट थिंग। यहाँ पे मैं आमिर खान जी की बात करता हूँ, हम सब उन्हें परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, 10 out of 10 की बात करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आमिर खान जी की 3 साल के बजाय 1 साल में फिल्म आ जाए, थोड़ी सी कम भी आ जाए, मतलब वी आर मिसिंग हिम लाइक दैट। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि सलमान खान की फिल्म अच्छी नहीं आती या किसी दूसरे हीरो की फिल्में अच्छी नहीं आती। तो अगर 10 of 10 के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो 8 out of 10 भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा नंबर है। हम लोग लगभग पूरे भारतवर्ष में हैं बचपन में, लेकिन हाँ, मैं कुछ शहरों में नहीं हूँ, कुछ स्टेट्स ने मुझे पसंद नहीं किया, मेरी प्रेजेंस वहां पर थिन है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि जहां पर मैं हूँ वहां पर मैं बहुत अच्छे से काम करूं और वहां पर लोग मुझे सराहें। मेरी बुक्स लगभग सभी सब्जेक्ट में हैं, पर हो सकता है मेरी 2 किताबें ऐसा लगता हो कि स्टिल इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं उन्हें करता रहूंगा। तो 10 में से 8 इफ वी गेन, तो आई थिंक इट्स ए गुड वन, यू आर इनटू डिस्टिंक्शन। इस नजरिए के साथ वो बात
वहां लिखी गई है मैम। नहीं और टोटली आपने इसको बहुत अच्छी तरह उस चैप्टर को लिखा है एंड आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू डेफिनेटली रीड दिस बुक. This book has been published by Rupa Publications, is available on Amazon. You can always find out where you can get it, but definitely it is going to be something which you're going to keep with you and keep on reading. आपके कई लोगों ने आपकी बुक का रिव्यू दिया, उसमें से एक जो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर एनडी गुप्ता ने लिखा था कि द ब्यूटीफुल ड्रीम ऑफर्ड बाय द बुक टू मिलियंस व्हिच श्योरली नॉट अलाउ देम टू स्लीप. ये बुक लिखी गई है स्टूडेंट्स के लिए, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, और आपने मेंशन किया है कि थिंकिंग ऑफ बिजनेस एज अ लाइफ लॉन्ग करियर डज नॉट कम नेचुरली टू इंडियंस. इस बारे में आपके व्यूज? हमें फैमिली सपोर्ट नहीं है इंडियंस को. जब भी हम बिजनेस करने की बात करते हैं तो देयर आर टू मेनी अदर थिंग्स व्हिच came into the journey and generally take or coming as a hurdle. पापा बोलते हैं कि तेरे खानदान में किसी ने बिजनेस किया था तो बता. मम्मी बोलती हैं कि तेरे मामा जी ने 2 बार फेलियर किया है. दीदी कुछ और कहती हैं, रिलेटिव्स कुछ और कहते हैं. यहाँ तक कि अगर अभी 1, 2, 3 सालों को छोड़ दें तो हमारा जो इकोसिस्टम था वो भी बिजनेसमैन की बहुत अच्छे से मैं मदद नहीं करता था. अभी तो कुछ स्टार्टअप को लेके, कुछ बैंकिंग पॉलिसीज को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, आपके आइडिया को लेकर फिर भी थोड़ा सा बाजार आसान हुआ है. तो इट सीम्स टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड प्रोबेबली वी इंडियंस टेक इट ए टफेस्ट वन टू क्रैक ए बिजनेस. आप दुकान कैसे खोलोगे, इंटीरियर कैसे करवाओगे, लाइसेंसेस कैसे लेकर आओगे, कंपटीशन से कैसे लड़ोगे, आपका अनुभव इस सब में नहीं है. तो ये स्टेटमेंट इस बात को लेकर है कि ये सब के बावजूद भी आप अगर बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपको आ जाएंगी. आप प्लीज बिजनेस शुरू करो. चूंकि मैं एक बिजनेस इंस्पायर्ड बुक लिख रहा था तो हो सकता है कभी कभी मैंने अपनी किसी बात को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे आपको इंस्पायर करना है कि आप बिजनेस शुरू करो. इसलिए मुझे लगता है कि ये आसानी से हम इन सब बाधाओं को पार पा सकते हैं. Very well. मेरा लास्ट क्वेश्चन अभी रहेगा बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु वांट टू आस्क यू क्वेश्चन डायरेक्टली. प्लीज, आपके हिसाब से मेजर टेक अवे फ्रॉम द बुक, जो रीडर्स पढ़ें आगे और इस बुक को समझे, एज एन ऑथर आपको क्या लगता है कि आपका मेजर टेक अवे इस बुक से क्या होना चाहिए और क्या है? मैं इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करना चाहूंगा, विच इज नेहा एंड प्रेगनेंसी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबली नेहा एंड द प्रेगनेंसी. मैम हम बिजनेसमैन ना मतलब अभी छोटे छोटे दर्द की बात कर रहे हैं. नेहा डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि डॉक्टर नोज ही इज प्रेग्नेंट, और वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम बता रही है. मैं सो नहीं पा रही, बेबी बम्प हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आती रहती है, मैं कुछ ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, मैं किसी करवट ना बैठ पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ. डॉक्टर बोलता है यू आर फाइन, नेक्स्ट पेशेंट. डॉक्टर साहब मैं इतनी तकलीफ में हूँ और आप, तो नेहा यू आर गोइंग टू बी ए मदर. ये सब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप बात कर रहे हो, बट व्हेन न्यू बॉर्न बेबी विल बी इन योर हैंड, तो ये सब दर्द आपको कभी भी याद नहीं आएंगे. एंड इट इज ओनली नेहा, ओनली ए वुमन कैन गिव द बर्थ टू द बेबी. सृष्टि जो है वो पूरी कायनात जो है वो उसी से चलेगी. तो ये बिजनेसमैन की मैम सबसे बड़ी ताकत है कि वो बिजनेसेस से कितना बड़ा कर सकता है, उसको कितना बड़ा खड़ा कर सकता है, उसमें कितने सारे लोगों को जॉब दे सकता है, उसमें कितने आइडियाज को समेट सकता है, अपने बिजनेस को कितने अलग अलग ढंग से स्केल किया जा सकता है. और हो सकता है कि उसके बिजनेस करने से वो किसी लीगेसी को पीछे छोड़ जाए. अगर वो जॉब करेगा तो लीगेसी तो नहीं छोड़ी जा सकती मैम. मुझे याद नहीं है कि हम कुछ मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की बात को या ऐसे कुछ 1-2 लोगों की बात को छोड़ दें तो ये कहा जाए कि उन्होंने मतलब देश के लिए जॉब किया और लीगेसी छोड़ी. लेकिन आपको याद होगा कि किसी व्यक्ति ने जॉब किया और उसने लीगेसी छोड़ी. तो आप, ये बहुत पॉसिबल है कि बिजनेस में आप अगर करेंगे तो आप लीगेसी छोड़ जाएंगे. धीरू भाई अंबानी की बात करें, टाटा फैमिली की बात करें, और अब आने वाले जो करंट बिजनेसमैन है, ये सब लीगेसी छोड़कर जाने वाले हैं. हमारी पीढ़ियां इनसे सीखेंगी, नए बिजनेसेस के विचार, इनके विचारों को पढ़कर बनाए जाएंगे, इनके विचारों पर नए बिजनेसेस खड़े होंगे.
इनके बिजनेसेस को हम सालों कॉपी करते रहेंगे और बिजनेसेस करते रहेंगे। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने डेयर किया और इन्होंने ये बिजनेसेस खड़े किए। तो मुझे टेक अवे मुझे लगता है कि यही है कि हम लिगेसी अगर छोड़कर जाने का थोड़ा सा भी मन बना रहे हैं तो बिजनेस करके देखते हैं, बहुत मुमकिन है लिगेसी बनाई जा सके। एब्सोल्युटली, ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग। और जो आपका हमेशा से एक ख्वाब रहा है, और आई थिंक ऑल द बिजनेसमैन शुड हैव दैट व्यू इन माइंड कि एक आत्मनिर्भर भारत का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंडियन बिजनेसेस का होना और मोर एंड मोर इंडियन बिजनेसेस का होना बहुत जरूरी है। इसी सोच से आपने ये बुक लिखी है, एंड आई एम श्योर इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। आई विल क्विकली मूव ऑन टू माय इंटरैक्टिव राउंड. I'd like to invite Mr. Vijay Shankar. He's a lawyer with the Supreme Court, and he wanted to ask you a question. गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस किताब के लिए। थैंक यू विजय जी। सर मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। अभी जैसे हमने कोविड के दौरान देखा कि बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत जो कि कोई नया इन्वेस्टमेंट लगाने में या फिर जो है कोई नया वेंचर करने के में थोड़ा जो है पीछे हट रहे थे, चाहे उसकी वजह कॉस्ट कटिंग हो या फिर जो है फर्दर लॉस से बचना हो, चाहे उसकी वजह जो भी हो। अब तो सर आप इसको जो है सॉल्यूशन की हैसियत से देखते हैं या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की हैसियत से के नजरिए से इसको देखते हैं? बिजनेसमैन का नए वेंचर से जो है रिफ्रेन करना या नए इन्वेस्टमेंट से जो है बचना है फिलहाल अभी कोविड के माहौल में? सर इसको थोड़ा सा मैं अपनी सुविधा के लिए आपके सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। जब आप फंस जाओ मुश्किल सवालों में तो थोड़ा सा उसे ट्विस्ट भी कर देना चाहिए। ऐसे मांगते हुए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। सर अगर आप देखेंगे तो इस कोविड में बहुत सारे नए आइडियाज के बिजनेसेस का जन्म हुआ है। मैं ऐसा बोलूंगा कि हमने बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कमी नहीं की। हाँ, कुछ दिनों के लिए मॉडल बदल गया। हम पहले फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे थे, फिर हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे थे, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल और डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो हम फिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो डोर डिलीवरी का जो बिजनेस था वो शायद जो भारत में अगले 20 सालों में ग्रो होना था वो 2 सालों में ग्रो हो गया। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई कि हमारी ग्रोसरी, हमारी सब्जी, हमारा रिकवरी जो है वो ऑनलाइन हो जाए। हमने ऑनलाइन एजुकेशन को स्वीकार कर लिया। हमने बहुत सारे मतलब आप देखेंगे तो फार्मा इंडस्ट्रीज ने जो अपने प्रोडक्ट में बदलाव किया है, तो कुछ दिनों के लिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेसेस में चेंज आया है, लेकिन हमने बिजनेसेस से अपने आप को रोक लिया है। ये बड़ा फैक्टर ठीक नहीं है। हाँ, इसमें शायद 10-20% की गिरावट होगी, लेकिन हमने उसके मॉडल को बदल दिया। तो इन दिनों में भी पिछले 2 सालों में हम लोगों ने जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड किए हैं स्टार्टअप में, वो शायद हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं, और पहले बेंगलुरु नंबर 1 पे होता था, अभी दिल्ली पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में 1 नंबर पे है। और हमने शायद मैं नंबर एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट हम लोगों ने कुछ 30 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पिछले 2 सालों में रजिस्टर्ड किए। तो बिजनेसेस का मॉडल बदला है। हाँ, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट को लेकर जरूर बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट इवनिंग। धन्यवाद विजय जी। Thank you, Vijay ji. Next, we have Mr. Sushil Poddar. In fact, he was our author. He's from Bombay. He's the IT commissioner of Bombay, and he's written a wonderful book. Ajay ji, आपको ये book जरूर पढ़नी है। ये बहुत ही inspiring book है, Blaze. Sushil ji, please. Thank you for taking our time. अजय जी नमस्कार, और आपको बहुत बहुत बधाई इस वंडरफुल बुक लिखने के लिए। इनफैक्ट मेरी किताब रूपा पब्लिकेशन ने ही पब्लिश की है। अब मैं आपके बिजनेस की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि देश को चलाने वाले 3-4 वर्ग लोग हैं। देश चलता है इंडस्ट्रीज से, देश चलता है ब्यूरोक्रेट से, और देश चलता है वो उन लोगों से जो एचआरडी क्रिएट करते हैं, एजुकेशनिस्ट जो शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा में आपका एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है।
बिजनेस की अगर बात करें, मैं अपने आप को पहले रिफ्लेक्ट करता हूं, तो देश में आप टैक्स देते हैं सरकार को, 33% सॉवरेन फंक्शन आप कर रहे हैं टैक्स देकर के, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। अब आपके बिजनेस को देखिए, मुझे लगता है कि आप फॉर्मल एजुकेशन में आपका फुटप्रिंट पूरे कंट्री में बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं देखता हूं कि अगर एजुकेशन की बात करें, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। द फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेकंड इज द कंटेंट मींस सिलेबस, एंड थर्ड इज एजुकेशनिस्ट टीचर्स। इसमें 2 पॉइंट मुझे आपसे पूछने हैं। पहला कि हमारे कंट्री में 70% पॉपुलेशन स्टिल इन रूरल एरियाज, तो उस रूरल एरियाज में आपका फुटप्रिंट्स कैसा है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जितने बड़े एजुकेशन वेंचर्स हो रहे हैं इस कंट्री में, दे आर बाय एंड लार्ज अर्बन सेंट्रिक। नाउ जब तक हम अपना होलिस्टिक और इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी नहीं रखेंगे, 70% पॉपुलेशन को कैटर नहीं करेंगे, तो मेरा एक होलसम जो एचआरडी क्रिएशन नहीं हो पाएगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द टीचर्स। नाउ अगर आप पूरे यूएनडीपी का सर्वे देखें, तो इंडिया का पोजीशन अराउंड 120 है एचआरडी में, 120 के आसपास होगा, मैं आगे पीछे कुछ हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ 120 के आसपास है। मींस कि हमारा एचआरडी ठीक नहीं है। मेरा टीचर को, उसको बच्चों को जो पढ़ाना है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या है कि अगर अर्बन एरियाज की कुछ सिटीज को छोड़ दें, तो टीचर्स की क्वालिटी इस कंट्री में बहुत पुअर है। अब इस 120 एचआरडीआई इंडेक्स को ध्यान में आप रखिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि टीचर्स आर टेकिंग देयर स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड एंड स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर टीचर्स एज देयर फेट एक्म्प्लाई। अब इन्हीं से मुझे पढ़ना है। तो जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जब टीचर्स का आपके यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, क्या उनका क्वालिटी चेक होता है? क्या उनका अपग्रेडेशन हो रहा है? और अपग्रेडेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? यही मेरा प्रश्न। सुशील जी नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे अपनी जमात में स्वीकार कर लिया है। मेरी बुक आ गई है, धन्यवाद। आपने मेरी बुक देखी, मैं जरूर आपकी किताब पढ़कर आपसे बात करूंगा। मैम से मैं आपका नंबर लूंगा। सर, आपने जो बातें की है ना, वो 100% ट्रू है, वैलिड है, और मैं आपके मत के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरा मत बिल्कुल भी उससे अलग नहीं है। अब बात आ जाती है सर, इसमें करें क्या? एक पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, हम क्या करते हैं। सर, जब हमने प्ले स्कूल शुरू किया तो हमारे सामने ये सवाल था कि हम किसके लिए प्ले स्कूल शुरू कर रहे हैं। जो भारत का अभिजात वर्ग है, मैं शायद अभिजात्य बोलते हैं, अभिजात बोलते हैं, जो क्रीम हमारी पॉपुलेशन है, वो 5%, तब शायद 3% थी, अभी 5% होगी, 7% होगी। हम उनके लिए वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। हमने उनके लिए बचपन को तैयार नहीं किया। हम हिंदुस्तान के लगभग सब छोटे बड़े शहरों में, तो हमने अपने आप को तैयार किया भारत के उस वर्ग के लिए जो 30, 35, 40% था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, विचार करने वाली है। हम और इस पे क्या क्या करें, हम मतलब आप, मैं, अनेजा मैम, पूरा समाज, हम सब मिलकर क्या करें जिसमें हम अपने डाउनटाउन शहरों में, अपने छोटे शहरों में एजुकेशन को ले जा पाए। कम से कम खराब या अच्छी एक बार ले जा तो पाए, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या को अच्छी एजुकेशन से एक्सेस शायद आज भी नहीं है। हो सकता है, आप वाली बात है, मेरे डाटा कुछ 2-5% इधर उधर हो सकते हैं, तो ये तकलीफ है। अब चूंकि देश मेरा है, समस्या मेरी है, तो काम भी मुझे करना है। मैं अगर सारी बात सरकार की तरफ डाल दूंगा तो वो भी ठीक नहीं होगी। तो मिलकर वो क्या कर सकते हैं, कितना कितना, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत काम किया भी जा रहा है, पर फिर भी शायद अगले 50 साल हमें लगेंगे जब हम देश को 100% लिटरेट कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। सरकारें भी शायद अपने अपने तरीके से काम करती रही है। अब जो आपका एक और पहलू है कि टीचर को लेकर क्या किया जाए, तो ये कुछ ऐसा है सर जिसमें चाहते हुए भी हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक थोड़ी सी सरकारें और लिबरल नहीं होंगी, हम अच्छे टीचर्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-2-3 सालों में बहुत बदलाव आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ने इस सब को थोड़ा सा आसान कर दिया है कि हमारे जो एजुकेशन है वो उनके घरों तक पहुंच पाए, उनके फोन तक पहुंच पाए, एक्सेस हो पाए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टीचर अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करे। बट जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है। हमें थके बिना, हारे बिना, निराशा के बिना
हेड हाई करके ये निश्चय और प्रण करना चाहिए कि कल सुबह फिर अच्छा काम करेंगे, कल सुबह फिर अपने टीचर्स को तैयार करेंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग करेंगे। आपका शायद ये सवाल था, इसलिए मैं एक लाइन और जोड़ता हूँ। हम पूरे भारतवर्ष के अपने स्कूलों में टीचर्स के डोर स्टेप पे, यानी अपने स्कूल के डोर स्टेप्स पे ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको दिल्ली लगातार बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी सिटी और स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं, क्रॉस सिटी ट्रेनिंग करते हैं। तो इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी हम शायद वो 100 में से 100 नंबर नहीं ले पाते हैं। वही 8 आउट ऑफ 10 में अगर हम शायद रुक जाते होंगे। पर हाँ, ये लगातार हमें करते रहना पड़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस किताब की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर से आपको बधाई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sushil ji, for taking out your precious time. Next, we have Diya Neja. Yes, Diya. Good evening, sir. It's great to listen to you. This Thank is a conversation I have so much interest in because I myself am a startup enthusiast, so as to say. I aspire to be an entrepreneur one day. And Great. maybe the day is soon because I've been working in something and very excited for that. So what my question was. We'll connect Diya. We'll take you to the right connect or whatever problem you will feel to start a startup. I'm very passionate about it. So please start soon. Don't look at age. Please She's start in soon. class 11th. It's right age, ma'am. Don't worry. I started in 11th only. Okay, lovely. Thank you so much, sir. That would be amazing. So coming to the question, when it comes to startups, obviously it's not always the case that it might emerge to be successful. Of course, you will hope and you will do everything in your power to reach the successful stage, but it's not always the case. So, sir, that is my question, that how do you move forward from a failure? That it might be a great idea, it might be a blue ocean concept idea, it might be something amazing, but the marketing might not be right. And after a point, you have to draw the line that, okay, it's not happening and you have to move forward. So with an idea, how do you do that? How do you move on? दिया, मैंने शायद अपनी बुक में ये कवर किया है कि टेक एन एग्जांपल ऑफ इजराइल। अगर वहां पर इट्स ए स्टार्टअप कंट्री, अगर वहां पर कोई स्टार्टअप फेल होता है तो आपको पार्टी देनी पड़ती है। और वो पार्टी इस कमिटमेंट के साथ होती है कि अगला स्टार्टअप कब करेंगे। एंड वो देखते रहते हैं कि मैंने 4 पार्टी दी है, मैंने 3 पार्टी दी है, मैंने 5 पार्टी दी है। सो देयर इज नथिंग बैड इन बिकमिंग फेलियर, क्योंकि हर फेलियर के साथ कुछ लर्निंग आती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आइडियाज फेल होने चाहिए, और बट ये भी साथ साथ ठीक है दिया कि कुछ करेंगे तो हम कुछ खोएंगे भी, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम खोएंगे कैसे? फिर तो हमें मतलब एक आम आदमी की तरह और अपने घर में और अपने बिस्तर में और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये फेलियर होगी तो ये क्या करेंगे। हाँ, लेकिन हम फेलियर ना हो इसके लिए हम अपना कुछ होमवर्क कर सकते हैं। पुराने फेलियर्स क्या हैं, नए फॉर्मूलाज क्या लगते हैं, क्या हमने अपने बिजनेस के इन आउट को नोट कर लिया, ये सब काम दिया नोट करके करने हैं हमको। मतलब मेक ए लार्जर नोट्स ऑन टू एवरीथिंग एंड देन प्लान कि मुझे किस किस एस्पेक्ट को कवर करना था और मैंने किस किस एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। ए प्रॉपर नॉलेज एंड पैशन in your business will give you 50% success. So don't worry about failure or the late success, but bang on with your idea and start your business. That's right, sir. So learn from it and then apply it in the future. So I had another question. Please. So for example, you have a great idea for a startup, but you might not have enough resources. So I would just like to ask you that what would you advise the person on how to start the process, how to build connections and everything else? In today's world, it is very convenient. In our times, older times, it was quite difficult. अभी शायद अगर आप राइट तरीके से पिच करते हैं मैम, तो आप 3 महीने से 6 महीने में किसी भी कनेक्शन को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं।
आपको अगर बहुत हायर कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते तो मिड साइज कनेक्शन बहुत आसान हो जाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब मुझे कोई ना कोई स्टार्टअप पूरे भारतवर्ष से कुछ बच्चे कनेक्ट ना कर रहे हो, कॉलेज के बच्चे कनेक्ट ना कर रहे हो। मैक्सिमम लोगों तक मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं पहुंच जाऊं। और मैं जब अपनी किसी आइडिया को लेके, अपनी किसी ट्रबल को लेकर कहीं बाहर पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है वो हेल्प मुझे भी मिलती है। जब मैं अपनी बुक को रिवाइज करवाना चाहता था तो मुझे रूपा की हेल्प मिल रही थी, मुझे अनेजा मैम की हेल्प मिल रही थी, या मुझे तो ये मुझे लग रहा है कि अब आसान है मैम। सोशल मीडिया ने हमें कैपेबल कर दिया है कि हम उन कनेक्ट को ढूंढकर उनके साथ बात करें। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म खड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स खड़े हुए हैं हमारी मदद करने के लिए। आइडिया पे फंडिंग हो रही है, क्राउड फंडिंग हो रही है, और बहुत सारे तरीकों से फंडिंग भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये आपको अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने शुरू नहीं किया है। एक बार आप शुरू करके देखो, 10 में से 8 तो फटाफट आ जाएंगे। जो 1-2 बचेंगे उनके बिना भी काम चल जाएगा, और नहीं तो तब उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। बट करके देखो एक बार, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। Very, very inspiring. One last question. This is from Astha Kapoor. What are the fears people have to start business? कुछ हद तक आपने ये आंसर कर दिया है क्वेश्चन, बट कुछ रह गया है तो प्लीज जरूर कीजिए. So what are the fears people have to start business? How we can overcome fears to start business is this question, and emerge out of herd mentality that sees business as risky, unstable and stressful. मैम ये लास्ट तो है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो है। हम बिजनेसमैन है तो हमारी मेल्स कुछ बाकी हैं, कुछ फोन कॉल्स बाकी हैं, कुछ कमिटमेंट हैं जो हमने पूरे नहीं किए थे, कुछ संडेज हैं जो घर वालों को नहीं दिए थे, कुछ बर्थडेज एनिवर्सरी हैं जब हम समय पे घर नहीं पहुंचे थे। तो इट इज राइट, बट उसके बदले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मिल जाती हैं एज ए बिजनेसमैन, वो शायद कुछ जगह पे मिसिंग हो जाती हैं। हाउ टू आउटकम फियर इज ए वेरी डिफिकल्ट टू आंसर मैम। आपका फियर किससे है, आप उसे प्लीज आइडेंटिफाई करें एंड कम आउट ऑफ योर फियर। मेरे को बार बार ऐसा लगता है मैम कि हम फियर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इसलिए हम उससे डर रहे हैं। हम ये तो बोल रहे हैं फियर है, लेकिन फियर क्या है? मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ मैम कि मैंने 13 साल की उम्र में कैलिपर और क्रचेस पहनकर पहली बार चलना शुरू किया। मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। तो जब मैं पहली बार कैलिपर क्रचेस पहन रहा था तो मैं 2 महीने की ट्रेनिंग आई वाज गोइंग थ्रू विद इट, 2 मंथ्स ट्रेनिंग, जिसमें मुझे जीना चढ़ना सिखा रहे थे, थोड़ी सी मिट्टी में चलना सिखा रहे थे, कोई पत्थर आ जाएगा कैलिपर के लॉक खोल के सोफे पे या कुर्सी पे बैठना सिखा रहे थे, खड़ा होना सिखा रहे थे। तो मैं बहुत बार गिर रहा था। जब मेरी ट्रेनिंग के फाइनल सेशन थे तो मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर बंजारी वहां पर एक थे महाराष्ट्र से आए हुए, तो उन्होंने बोला चलो एक फाइनल वॉक करके दिखाओ, फिर हम 2 दिन बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। और उन्होंने मेरी क्रचेस पे, एक क्रच पे वो छोटा सा पुश किया और मैं गिर गया। मैं गिरा तो मुझे चोट नहीं लगी। तो उन्होंने कहा सर बार बार गिर जाता हूँ आप, और ऐसे जान के गिरा रहे हो। तो उन्होंने बोला अभी तक 2 महीने में कितनी बार गिरे होंगे? 25-30 बार गिरा होगा सर। कभी चोट लगी है? नहीं, बच गया, मुझे चोट नहीं लगी कभी भी। बोले फिर क्या वो आपको डर लगता है गिरने से? प्रॉब्लम तो तब है ना जब आप गिरते, आपके दांत टूट जाते, आपको पट्टी करवानी पड़ती, आपका खून आ जाता। ये छोटे मोटे गिरने से अगर आप चलना छोड़ दोगे तो आप कभी भी चल नहीं पाओगे। जब भी आप गिरते हो तो उसी 10 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, जितनी देर में भी आप गिर रहे हो, तय करो आपको चोट ना लगे। आप गिरना नहीं रोक सकते, लेकिन गिरने में आपको चोट ना लगे, ये आपको अपने आप को ट्यून करना है। तो जैसे आप गिरने लगो, तय करो कि मुझे आगे गिरना है, पीछे गिरना है, हाथ छोड़ने हैं, चश्मा बचाना है, हाथों के बल गिरना है। ये बिजनेस में लर्निंग मुझे बहुत काम आई मैम। मेरी उस वॉकिंग में तो जितनी काम आई वो बहुत थी, बट बिजनेस में ये बहुत काम आई कि जब भी आप गिर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपका डैमेज कम से कम हो। इस डैमेज को कम करने के लिए अगर हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ती है तो हमें वो वर्किंग बराबर से करनी चाहिए। ये वर्किंग हर बार राइटिंग में होनी चाहिए मैम। हम सिर्फ बिजनेस के रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, उसको राइट नहीं करते। अगर हम उसको राइट करेंगे तो फिर मिटिगेट भी कर पाएंगे कि ये दूर कैसे होगा। आप एक बार जब प्रॉब्लम्स लिख रहे होंगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे।
लेकिन हम प्रॉब्लम्स को सिर्फ सोचते हैं, लिखते नहीं है, तो इस वजह से हमें सॉल्यूशंस समझ नहीं आते। मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आई एम नॉट दैट इन दैट एज कि जहां मैं कोई फिलोसफिकल बातें करूंगा तो वो ज्यादा ठीक रहेंगी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट एंड माय एक्सपीरियंस। तो मुझे बिजनेसेस में भी ऐसा लगता है मैम कि अगर हमें अपने रिस्क और रिवार्ड पता होंगे और हम अपने फियर्स को राइट डाउन कर लेंगे तो डेफिनेटली हम उन पे काम कर पाएंगे, और फिर हम उनको खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ उनसे होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। वेरी वेरी वेल सेड। ये बहुत ही, जो भी आज मौजूद हैं और YouTube पे देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपके एक एक वर्ड आई एम श्योर हैव इंस्पायर्ड देम, नो लिमिट। And thank you so much, Ajay ji, for such a wonderful conversation on this book, which I'm sure will go to masses, budding entrepreneurs, people who are already doing their business or who want to start their business, or in any case, it can also be considered as a highly inspirational book, I would say. A book में आपने कहा है endless possibilities हैं, so keep your options open and never, never give up. आपसे ये सीखा है और हम आगे भी सीखेंगे कि this is so important. Never give up and don't hide any excuses and make your dreams happen. Thank you, Ajay ji. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. और कुछ रह गया हो तो सर आपके any last words on the book to जी everyone मैम, present here? आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। It's nice at your part. You have taken very well. मुझे आशा नहीं थी कि मैं आपके सवालों के सामने अच्छे से ठहर पाऊंगा और उनके जवाब दे पाऊंगा। Thank you very much. Thank you everyone, and thank you Rupa for making this wonderful